रोज़ की तरह कल रात भी मैं इंटरनेट पर आपके लिए ट्रू कंटेंट की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इंडिया में हुए प्लेन क्रैशेस के बारे में जानूं। अभी जो सीडीएस जनरल राउत का प्लेन क्रैश हुआ, वाकई में वो हमारे लिए एक दुखद घटना थी। खैर, तो मैं इसी खोज में आगे बढ़ता चला गया। रात का समय था, करीबन 2 बज रहे थे और मैंने अपनी खोज यहाँ से शुरू की। सुबह के 3:30 बज गए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मैं ये प्रूफ कर पाऊँ कि ये प्लेन क्रैशेस क्यों हुए, क्योंकि विदाउट प्रूफ मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन मुझे कल कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे चौंका कर रख दिया, और यकीन मानिए गाइस, आप भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ये वाकई में सही है या झूठ है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक छोटे से इंट्रो के बाद। फ्लाइट 370 बोइंग 777 के गायब होने का रहस्य। 8 मार्च 2014 मलेशिया के कोलालमपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मलेशियन एयरलाइंस का बोइंग 777 एंड फ्लाइट 370 रोज़ की तरह कोलालमपुर से चीन की राजधानी बीजिंग के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। समय था रात के 12:25। विमान के कप्तान ज़ाहरी अहमद शाह एंड फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद ने अपने 10 लोगों के क्रू और 227 पैसेंजर के साथ जब उन्होंने आसमान में उड़ान भरी, तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि आज की ये उड़ान उनके लिए इतिहास होने वाली है। आधी रात के अभी 42 मिनट ही बीते थे जब कप्तान का आदेश पाते ही फ्लाइट 370 ने टेक ऑफ किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, आसमान बिल्कुल साफ था और मौसम भी शांत था, लेकिन उन यात्रियों की किस्मत का समुद्र उस दिन अलग ही हिलोरे मार रहा था। अभी विमान को उड़ते कुछ 1 घंटा ही हुआ था। विमान दक्षिण चीन सागर में करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। विमान के कप्तान ने वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के स्टेशन को सिग्नल भेजा कि वो वियतनाम का एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सारा घटनाक्रम सामान्य था और रूटीन का एक हिस्सा था, लेकिन इसके सिर्फ 1 मिनट 43 सेकंड बाद ही मलेशियन एयरलाइंस का ये विमान न सिर्फ हो ची मिन्ह सिटी के बल्कि मलेशिया, बैंकॉक और बीजिंग के सभी स्टेशंस के सिग्नल से गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ हुई थी जिसके कारण ये सिग्नल्स बंद हुए थे। शुरुआती पलों में ये मान लिया गया कि शायद विमान के दोनों ट्रांसपॉन्डर्स खराब हो गए होंगे और इसलिए स्टेशन रेडार सिग्नल को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जो लोग ये नहीं जानते कि ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं शॉर्ट में बता दूं कि बेसिकली ट्रांसपॉन्डर्स वो चीज़ होती हैं जो प्लेन से सैटेलाइट को सिग्नल भेजती हैं। खैर, ऐसा भी हो सकता था कि उन ट्रांसपॉन्डर्स को क्रू के किसी मेंबर ने बंद कर दिया हो। विमानों में ऐसा कई बार होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, फ्लाइट 370 से संपर्क साधने की कोशिश होने लगी और उसका इंतज़ार होने लगा। जब 4 घंटे बाद भी विमान बीजिंग नहीं पहुंचा, तो मलेशियन एयरलाइन के बोइंग 777 विमान को आधिकारिक रूप से मिसिंग घोषित कर दिया गया, और इसी के साथ शुरू हुआ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा खोजी अभियान। खोज की शुरुआत उस जगह से की गई जहां से आखिरी बार बोइंग 777 ने सिग्नल भेजे थे, मतलब कि दक्षिण चीन सागर और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच के इलाके में। खोज का दायरा तब और भी बढ़ गया जब मलेशिया की मिलिट्री भी इस अभियान से जुड़ गई। जब मिलिट्री के रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो विमान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। आपको बता दूं कि मिलिट्री के रेडार्स ट्रांसपॉन्डर्स से सिग्नल प्राप्त नहीं करते, बल्कि इस काम के लिए वो रिफ्लेक्शन की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मिलिट्री रेडार के अनुसार जहां स्टेशन के रेडार ने बोइंग 777 को ट्रेस किया था, उसके बाद विमान ने एक राइट टर्न लिया और एक लंबा लेफ्ट टर्न लेते हुए फिर से मलेशिया की तरफ लौट गया। मलेशिया को पार करते हुए वो पेनांग द्वीप से राइट टर्न लेकर अंडमान सागर के इलाके में पहुंचा, और इसके साथ मिलिट्री के रेडार की पहुंच भी खत्म हो गई। इसके बाद विमान कहां गया, ये आज तक पता नहीं चल सका। जांच का दायरा अंडमान सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला दिया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।
खोजकर्ताओं ने अब सैटेलाइट कनेक्शंस की जांच पड़ताल की शुरुआत की। हर एक विमान सैटेलाइट को सिग्नल भेजता रहता है और उसे ज़मीन पर मौजूद कोई ना कोई स्टेशन मॉनिटर करता है। सैटेलाइट रिकॉर्ड से यह पता चला कि जब बोइंग 777 विमान अंडमान सागर में था तो उसका संपर्क टूट गया, लेकिन 3 मिनट बाद फिर उसने सैटेलाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, जो कि मान ली गई, और इसके बाद वो अगले 6 घंटे तक सैटेलाइट के संपर्क में रहा, लेकिन बाद में संपर्क टूट गया। ये बात तो स्पष्ट है कि 6 घंटे बाद तो वो फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो गया होगा, लेकिन इस समय के दौरान वो कहाँ था, ये एक रहस्य था। उस समय के दौरान विमान के कप्तान के कैबिन में कई बार फ़ोन किया गया था, लेकिन फ़ोन को उठाया नहीं गया। सैटेलाइट कनेक्शंस के स्पेस स्टेशन में बैठे अधिकारी विमान की लोकेशन तो नहीं बता सके, लेकिन रेडियो वेव्स की लंबाई से ये अनुमान लगाया गया कि विमान उस समय दक्षिणी चीन महासागर के आसपास रहा होगा। क्योंकि ग्राउंड स्टेशन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में था, इसलिए प्लेन को खोजने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऊपर ली। दक्षिणी हिंद महासागर का इलाका इतना सुदूर है कि खोजी टीम को वहां तक पहुंचने में 6 दिन लग गए। खोजी टीम ने हवाई जहाज़ से 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर के समुद्री इलाके को चप्पे चप्पे तक छान लिया, लेकिन मलेशियन की फ़्लाइट नंबर 370 की एक कील भी नहीं मिली। अगर विमान समुद्र की सतह से टकराया था तो ये बात तो पक्की थी कि कोई आवाज़ तो ज़रूर हुई होगी। इसी संभावना को तलाशने के लिए समुद्र तल पर लगे हाइड्रोफोन नाम के आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले यंत्रों की जांच की। इनमें से 4 हाइड्रोफोन ने कुछ आवाज़ रिकॉर्ड की थी। अब वेट गाइस, इन आवाज़ों को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इन आवाज़ों को सुनाने के साथ साथ मैं आपको एक आवाज़ और सुनाऊँगा जो 1977 में स्पेस से रेडियो सिग्नल द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। ये रेडियो सिग्नल लगभग 1 मिनट तक प्राप्त हुए थे और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई थी और माना जाता है कि ये एलियंस द्वारा भेजे गए सिग्नल थे। और गाइस, इन दोनों वॉइस को सुनने के बाद आप ही बताना कि आपको इन दोनों वॉइस में कोई सिमिलरिटी नहीं लगती। आवाज़ों को फ्लाइट 370 के साथ जोड़ने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अंत में ऐसा माना गया कि ये समुद्र में होने वाली सामान्य हलचल ही है। देखते देखते 16 महीने बीत गए, लेकिन बोइंग 777 के फ़्लाइट 370 का कोई पता नहीं लगा। अब तक तो उन मुसाफिरों के परिवार वाले भी हार मान चुके थे। दक्षिणी हिंद महासागर में बहुत खोज हुई, लेकिन विमान से जुड़ा पहला सबूत वहां से 4000 किलोमीटर दूर पश्चिम में मिला। 29 जुलाई 2015 मेडागास्कर के पास रियूनियन द्वीप में कुछ लोगों का समूह जब बीच की सफाई कर रहा था, तब उन्हें 2 मीटर लंबा विमान का एक हिस्सा मिला। उस हिस्से पर बने निशान और लिखी तारीखें ये साफ कर रही थीं कि ये हिस्सा फ़्लाइट 370 का ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये इतनी दूर यहाँ आया कैसे। अनुमान लगाया गया कि ये हिस्सा समुद्र से बहकर यहाँ आया होगा। समुद्री गतिविधियों के एक्सपर्ट्स ने भी मोहर लगा दी कि दक्षिणी हिंद महासागर से सारा कचरा इन्हीं अफ्रीकी द्वीपों की तरफ बहता है। अफ्रीका के अलग अलग बीचों पर खोज अभियान शुरू कर दिया गया। खोजकर्ता विमान के और हिस्सों की तलाश में थे और उन्हें मिले भी। विमान के कुल 31 टुकड़े बरामद किए गए। इनमें विमान के पंख, गेट और इंजन से जुड़े टुकड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 टुकड़ों को ही बोइंग 777 के फ़्लाइट 370 का साबित किया जा सका। इन टुकड़ों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि ये क्रैश कैसे हुआ। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर समुद्र को उसके तल तक जांच लिया गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार नवंबर 2017 में फ़्लाइट 370 की जांच को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। दुनिया की बहुत सी प्राइवेट एजेंसी ने भी जांच की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। मलेशियन एयरलाइंस की बोइंग 777 की फ़्लाइट नंबर 370 कहाँ गई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। गाइस, अब बात कर लेते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ की कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, फ़्लाइट 370 के उड़ान भरने से पहले 2 लोगों को नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था, पर उन्हें जांच के दौरान किसी संगठन से नहीं जोड़ा जा सका। बस बताया गया कि वो लोग सज़ा से बचने के लिए मलेशिया से भाग रहे थे, जिससे ये पता लगा कि प्लेन हाईजैक हो गया होगा। पर कहीं तो विमान मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी नंबर 2, बट गाइस यहाँ मुझे एक छोटा सा डाउट लगता है। वो डाउट मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ।
कोई भी प्लेन जब टेक ऑफ होता है तो उसकी डेस्टिनेशन पहले से ही सेट कर दी गई होती है। बट गाइज ये कैसे हो गया कि प्लेन वापस मलेशिया की तरफ लौटने लगा अचानक से और फिर कहीं और चला गया? गाइज ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसमें कोई डेस्टिनेशन सेट ना करे, और ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो उस प्लेन का पायलट हो। गाइज़ अब जो पॉसिबिलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद मिली है। गाइज़ कुछ लोगों ने दावा किया कि प्लेन को रिमोट कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, बट गाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की इस बारे में, लेकिन मुझे किसी भी प्लेन बनाने वाली कंपनी के प्रोफाइल में ये नहीं मिला कि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो किसी और के प्लेन को कंट्रोल कर सकें। गाइज़ आपको याद है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 वॉइस सुनाई थी और कहा था आप इन दोनों वॉइसों में सिमिलैरिटी कीजिए। तो गाइज़ अगर इसमें किसी एलियन सभ्यता का हाथ है तो गाइज़ वो किस लिए हमारे प्लेन को चुरा रहे होंगे या ले जा रहे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल गाइज़ ये है कि उसमें 200 से 300 पैसेंजर्स होते हैं उन प्लेन्स में, तो गाइज़ वो उन प्लेन्स का क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे खिलाफ़ एक सेना बना रहे हैं हम पर आक्रमण करने के लिए? क्योंकि गाइज़ मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना देता हूँ, अगर आगे बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मार्स में परमाणु बम के अवशेष मिले हैं, कि वहाँ पर परमाणु बम छोड़ा गया है, क्योंकि गाइस ज़ीनॉन 129 करके एक तत्व होता है जो सिर्फ तभी बनता है जब परमाणु हमला किया जाए, वो प्राकृतिक रूप से नहीं बनता है। और गाइस इसकी मात्रा मार्स में बहुत ज़्यादा मिली है, इसका मतलब मार्स में एटॉमिक वार हो चुका है। तो गाइस क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एलियंस हमारे जो आदमी हैं या हमारे ह्यूमंस को चोरी करके ले जा रहे हैं हम लोगों को और एक सेना बना रहे हैं? क्योंकि गाइस गैलेक्सी में सिर्फ हम ही नहीं है कब्जा करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे ग्रह हैं, लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो गाइस कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गाइस अगर आपको वीडियो कहीं पर भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।